हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसवी क्लासेज रानीपुर में। मैं संतोष वर्मा क्लास 10th फिजिक्स में लेकर आया हूँ आपके सामने मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। हम लोग आज पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, उससे रिलेटेड जो हमारे पास बीमारियां हैं, जैसे आंखों का दोष जो होता है, आंखों के दोष के बारे में जानेंगे हम लोग आज। ज्यादा से ज्यादा जो है पोर्शन हम लोग पार्ट यानी उसका खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि 10th का जो पेपर है एकदम नजदीक है, तो इसके लिहाज से हम लोग थोड़ा तैयारी करेंगे। तो आज है पहली बार कि हम पढ़ेंगे क्या है हमारे पास, मानव नेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। क्या है? ह्यूमन आई। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। पहले देखिए, हम सिंपल आंख बनाते हैं, नेत्र बना रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या है, फिर इसके बाद क्या आपको पेपर में कैसे लिखना है। देखिए, हमारे पास मानव नेत्र अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह बनता है। ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसके ऊपर जो मोटा सा पोर्शन ये होता है, जिसको कलर कर देंगे। देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं भौं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भौं। यानी इंग्लिश में क्या है? आई ब्रो। अभी मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। ये जो दोनों पोर्शन है, इसको बोलते हैं आईलिड। आईलिड यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? पलक। अब इसके ऊपर ये जो पोर्शन होता है, इसको बोला जाता है आईलैश। ये क्या है? आईलैश। हिंदी में क्या बोलते हैं? बरौनी। सबका काम बता रहा हूं अभी। देखिए, इसके बीच में ये पूरा कलर्ड है। ये पूरा क्या है आपका? कलर्ड है। देखिए, आपको एक एक करके पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसके बारे में आता है। सचित्र वर्णन करिए। तो पहले इसके बारे में जानिए, तो फिर मैं उसके टेक्निकल जो शब्द है उसके बारे में बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो ये देखिए क्या होती है, आईब्रो यानी कि भौं। ये आंखों की सुंदरता प्रदान करने के लिए होती है। ये आईलिड जो क्या कर रही है? बाहरी सुरक्षा। आप देखिए, कुछ भी होता है, जैसे आता है यहाँ क्या होता है, आंख बंद हो जाती है। देखो, कुछ लेकर आओ तो आमने सामने, ये क्या है? ये जो पोर्शन, ये गड्ढा गड्ढा है, इसको क्या बोलते हैं? आईलिड यानी पलक। अब ये जो बाल वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे हम? आईलेस यानी बरौनी। ये क्या करती है? कोई भी चीज जाती है तो सुरक्षा प्रदान कर रही है, अंदर जाने नहीं पाती है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन आता है? आईलेस। अब एक चीज यहां पे होती है, एक ग्रंथ पाई जाती है इसके ऊपर पोर्शन पे, जिसको नाम हम देते हैं, इसका नाम आता है लैक्राइमल ग्रंथ। नाम क्या है? लैक्राइमल ग्रंथ। यह लैक्राइमल ग्रंथ किसके लिए होती है जिम्मेदार? आंसू के लिए जिम्मेदार होती है। हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो किस वजह से? लैक्राइमल ग्रंथ की वजह से। आंसू के लिए जिम्मेदार होती है, आंसू के लिए जिम्मेदार। ये जस्ट उसके ऊपर होता है, आईलेस जो है आपका आईलिड के ऊपर। यहाँ पे एक पोर्शन होता है, एक छोटी सी ग्रंथ होती है, जिसको हम बोलते हैं मायोबियन ग्रंथ। क्या बोलेंगे? मायोबियन ग्रंथ। थोड़े से हम आंख के बारे में जान ले रहे हैं, फिर इसके बाद हमको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो हम समझेंगे। मायोबियन ग्रंथ क्या होती है? ये कीचड़ के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए? कीचड़ के लिए। जो आंख में कीचड़ आता है, कचरा जो होता है, कीचड़ के लिए जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार। अब देखिए क्या होता है, ये पोर्शन हमारा है, ये इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या नाम दिया जाता है? आइरिस। इसका नाम आइरिस। और ये जो गोल वाला केंद्र में भाग है, इसको बोलते हैं प्यूपिल यानी पुतली। पुतली। आपको यही समझा दे रहा हूं क्या क्या है। देखिए, ये कलर्ड पोर्शन जो है आपका आइरिस, ये क्या करता है? संयोजित करता है किसको? पुतली को। पुतली है जो केंद्र में जो है गोल सा भाग है, उसका नाम दिया जाता है पुतली। पुतली क्या करती है? प्रकाश को समायोजित करके क्या भेजती है? अंदर। अंदर क्या होता है? एक लेंस होता है, लेंस बना होता है, जो होता है बाईफोकल, जो आप कह सकते हैं बाईकॉन्वेक्स लेंस यानी द्वितल लेंस। उस पर भेजती है, वहां से प्रतिबिंब का प्रकाश किरणें कहा जाती है, रेटिना पड़ जाती है। तो उसके बारे में भी हम दिखाएंगे आपको बना के। तो देखिए क्या है हमारे पास है, ये ऊपर पोर्शन जो भौं होती है, ये वाला पोर्शन, ये जो हमारी क्या है? भौं यानी आईब्रो। इसके नीचे जस्ट ये वाला गड्ढा वाला पोर्शन क्या है? ये गड्ढा गड्ढा क्या है? आईलिड यानी पलक।
और ये जो आप बरौनी बोल रहे हो ये क्या है, यानी कि आईलैश है। सबका अपना अलग अलग काम है। ये नेत्र, ये गोलक होता है, इसके अंदर नेत्र गोलक होता है सफेद, ये नेत्र गोलक होता है। ये ऊपर सफेद एक परत होती है, वही सफेद परत पे क्या उसको हम बोलते हैं, कार्निया। सफेद परत को क्या बोला जाता है, कार्निया। यानी नेत्र का सबसे पहला भाग कौन होता है, कार्निया। तो बोला जाता है कार्निया का काम क्या है, सबसे पहले प्रकाश किरण कहां आती है, कार्निया पर आती है। सबसे पहले प्रकाश किरण कहां आती है, कार्निया पे। और कार्निया एक तरह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ये कार्निया से प्रकाश किरणें जो होती हैं अपवर्तन के पश्चात कहां जाती हैं, अंदर, यानी उत्तल लेंस जो हमारे अभिनेत्र लेंस जिसको हम बोल रहे हैं उस पर जाती है, वहां से अपवर्तित होकर तब जाकर कहां जाती है, रेटिना पर जाती है। तो सबसे पहले हम समझ गए कि चलो भाई हमारे पास आंख है, आंख में सामने से अगर देखेंगे होकर इसका अगर ओवरव्यू हम देखेंगे तो हमारे सामने इसका इस तरह नजर आएगा। तो हमको पेपर में कैसे देखना है उसके बारे में देखना समझना है, कैसे बनाना है उसका सचित्र वर्णन और कार्य विधि आता है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए और उसका कार्य विधि लिखिए। तो उसके लिए हम बनाएंगे थोड़ा सा अलग फिगर, ठीक है ना। तो ये थोड़ी मोटी मोटी जानकारी थी, तो हम थोड़ा सा चलेंगे कि हमारे पास आखिरकार है क्या नेत्र में। अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे ही गोलाकार बनता है, ये गोलाकार होता है, ये पोर्शन गोलाकार। अब देखिए यहाँ पे एक नेत्र लेंस लगा होता है और यहां से पोर्शन जुड़ा होता है, ये पोर्शन, और एक पोर्शन यहां से चला जाता है। ऐसे यहां पे एक होता है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, देखिए ये होता है, इस जो मांसपेशियां है इसको बोला जाता है पक्षाभि पेशी। क्या बोला जाता है, पक्षाभि पेशियां। आपको यही चित्र पेपर में आपको बनाना है। अगर आ गया सचित्र वर्णन करिए इसके बारे में, तो आपको यही बनाना है। ये पक्षाभि पेशियां इंग्लिश में बोलते हैं सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। ये क्या है आपका, ये जो नेत्र लेंस है ये इसी को बोला जाता है अभिनेत्र लेंस। क्या बोला जाता है, अभिनेत्र लेंस। ये आपके सामने आ गया अभिनेत्र लेंस। यहां पे आपका ये पोर्शन ये होता है आपका रेटिना, हम बोल देते हैं ये क्या है, रेटिना। तो ये हुआ रेटिना। अब यहां से ढेर सारी प्रकाशिक सिराएं होती हैं। ये क्या है, प्रकाशिक सिराएं। अभी सबका काम बताएंगे क्या क्या है, प्रकाशिक सिराएं होती हैं। ये आपका सामने वाला जो पोर्शन है यही है आपका कार्निया। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो गया है पतली डंडी जो गई है, ये बोला जाता है इसको आइरिस। क्या बोला जाएगा, आइरिस। ये आपका नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक। देखिए सबका काम बता रहे हैं। प्रकाश किरणें जो भी आती हैं सबसे पहले कहां आती हैं, कार्निया पे। कार्निया भी एक तरह से क्या है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, यानी प्रकाश किरणों को इकट्ठा भेजता है। तो सबसे पहले सामने वाले पोर्शन पर क्या आ रहा है, कार्निया। कार्निया पे प्रकाश किरणें आती हैं, यहां से अपवर्तन के पश्चात इसके अंदर देखिए अलग अलग द्रव भरे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर भरा होता है, यहाँ विट्रस ह्यूमर भरा होता है। यानी कि आपका एक जलीय द्रव होता है, एक और द्रव होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यानी प्रकाश किरणें यहां से आई, सबसे पहले कहां आई, कार्निया पे। कार्निया से अपवर्तित होंगी क्योंकि लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। तो अपवर्तन के पश्चात कहां जा रहा है, अभिनेत्र लेंस पर, जिसको अभिनेत्र लेंस होता है। इसी को हम कहते हैं द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस। इसी को द्वि उत्तल लेंस भी बोला जाता है। इंग्लिश में बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि ऑप्शन में कभी दे देगा कौन सा लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस, द्वितल लेंस होता है, यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहां प्रकाश किरणें आती हैं, यहां से अपवर्तन के पश्चात कहां जाती हैं, रेटिना पर पड़ती है। कहां पे, रेटिना पर पड़ती हैं। और यहां पे हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो पूछा जाता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और देखिए अभिनेत्र लेंस कैसा होता है, द्वितल लेंस होता है।
प्रतिबिंब यानी प्रकाश किरण आंखों पे सबसे पहले कहां पड़ता है? कार्निया पर पड़ता है। कार्निया के बारे में एक चीज और क्वेश्चन आता है कि जो होता है नेत्रदान में आंख का कौन सा पोर्शन दान किया जाता है? तो कौन सा? कार्निया। तो कार्निया को ही दान में दिया जाता है जो होता है आंखों में, ठीक है ना। तो हम थोड़ी सी अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रकाश किरणें अनंत से कहीं आएंगी, तो इसके देखिए हमारे पास क्या है? कार्निया है। कार्निया काम क्या है? कार्निया कहता है कि प्रकाश किरणें सबसे पहले कहां आती हैं? कार्निया पर आती हैं। कार्निया अपवर्तन करके यानी अपवर्तित होकर किरणें कहां जाती हैं? कार्निया से अभिनेत्र लेंस पर। अभिनेत्र लेंस का काम क्या होता है? ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करके कहां भेजता है? रेटिना पर। मतलब प्रकाश किरणों को एकत्रित करके कहां भेज रहा है? रेटिना पर, जहां पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा बन रहा है, कलर्ड वाला बन रहा है, बिना कलर्ड वाला बन रहा है। तो इसके अंदर दो कोशिकाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर कौन सी? दो कोशिकाएं। इसके रेटिना के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं। देखिएगा, दो कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से एक होता है आपका शंकु कोशिका, यानी एक होता है रॉड सेल, दूसरे नंबर पे होता है कोन सेल। रॉड सेल क्या करता है? यह अंधेरे में वस्तु की पहचान कराता है कि ये फलाना वस्तु है। यानी जैसे मान लीजिए मार्कर है आपका, तो ये बताएगा, अंधेरे में बता देगा कि हाँ कोई ऐसी वस्तु है जिसको कलर नहीं पता है, लेकिन बताएगा हाँ अमुक वस्तु है, सामने नजर आ रही है हल्की हल्की। और कौन सेल क्या कहता है? वो कलर की पहचान बताता है कि हाँ मार्कर थोड़ा सफेद है, थोड़ा काला है। यानी उसके कलर के बारे में कौन बताएगा? कौन सेल। और उसके बारे में रॉड सेल। कैसे बताएगा? यहां से जाती हैं आपसिक जो प्रकाशिक सिराएं हैं, जिसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ये भागी भागी मस्तिष्क के पास जाती है सिराएं, एक सूचना लेकर कि देखो भैया, यहाँ पे रॉड सेल कहता है कि जाओ प्रकाशिक सिराओं से कर दे, कहता है कि जाओ कर दो मस्तिष्क के, मेरे सामने एक रॉड टाइप में ऐसी कोई वस्तु पड़ी है, उसका आकार ऐसे ऐसे है। तो कहता है अच्छा ठीक है, कुछ ऐसा है, कोई ऐसा सामान है जिसका आकार ये है। फिर कौन सेल से ले जाता है, वो मस्तिष्क के पास सिराएं जाती हैं, प्रकाशिक सिराएं सूचना लेकर मस्तिष्क के पास जाती हैं, कौन सेल की सूचना लेकर जाती है, कहता है कि ये सफेद और काला पार्ट है, इसका ये वाला पोर्शन काला है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा सफेद है। तो मस्तिष्क कहता है अरे भैया ये तो यही है, मार्कर है ये। तो तब जाकर हमारी आंखें कहती हैं अच्छा ये मार्कर, तब मार्कर के रूप में हमको सामने वस्तु दिखाई देती है। तो इस तरह आंखों में जो है प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन रहा है। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखना है? कार्निया। कार्निया काम क्या है? प्रकाश किरणें जो कहीं से भी आती हैं, जब वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश किरणें कहां से आती हैं? कहीं से भी आएंगी तो कहां पर पड़ेंगी? पर सबसे पहले कार्निया। कार्निया क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके कहां भेजता है? अभिनेत्र लेंस पर। दूसरा काम अभिनेत्र लेंस का काम क्या है? अभिनेत्र लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके कहां भेजता है? रेटिना पर, जहां पे प्रतिबिंब हमारा बनेगा। आइरिस क्या करता है? आइरिस करता है ये पुतली को, ये सामने वाला पोर्शन जो है, ये आप सामने जो पड़ रहा है ये है आपका पुतली। तो आइरिस क्या करता है? पुतली को समायोजित कर रहा है, यानी नियंत्रित कौन कर रहा है? आइरिस। अब पुतली क्या करती है? प्रकाश किरणों को समायोजित करके कहां भेज रही है? यहां से जो प्रकाश किरणें आती हैं, पुतली उन प्रकाश किरणों को एकत्रित करके उसको समायोजित करके कहां भेज रही है? अभिनेत्र लेंस पर। यानी आइरिस का काम क्या हुआ? पुतली को समायोजित करना। और आपका पुतली का काम क्या हुआ? प्रकाश किरणों को समायोजित करके कहां भेजना? उत्तल लेंस यानी अभिनेत्र लेंस पर। इस तरह प्रकाश किरणें यहां से अपवर्तन के पश्चात जहां जाती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रकाश किरणें मान लीजिए आ रही है, तो प्रकाश किरणें यहां से यहां आएंगी, अपवर्तन के पश्चात आपको नजर आएगा ये ठीक है ना। फिर प्रकाश किरणें यहां से अगर हम देखें अपवर्तन के पश्चात, ये एक प्रकाश किरण इधर जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण देखिए रेटिना पर। तो कार्य विधि क्या है? अनंत से या बस से आने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले कार्निया से अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने के पश्चात पुतली से होती हुई कहां जाती हैं? अभिनेत्र लेंस पर। अभिनेत्र लेंस इनको क्या करता है? अभिसारित करके कहां भेज रहा है? देखिए ये वाली किरणें जो आ रही है टोटल, यहां से जो किरणें आ रही हैं आप कहां भेज रही हैं? ये थोड़ा सा हम इसको इस तरह ना करके हम यहां इसको इस तरह कर दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन। अब देखिए
ये प्रकाश किरणें, ठीक। अब ये प्रकाश किरणें आपकी इस तरह कार्यविधि में बता रहा हूं आपको। ये तो दूर वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें जो है, दूर वस्तु से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो कार्निया से अपवर्तित होंगी। अपवर्तित होने के पश्चात अभिनेत्र लेंस पर पड़ेंगी। अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, विसारित करके कहां भेज रहा है, रेटिना पर, रेटिना पर भेज रहा है। इस तरह हमें यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, वास्तविक और उल्टा दिखाई देगा। तो आंखों के बारे में कहा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो पहले आप नेत्र बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे कार्निया क्या है। कार्निया जो है सबसे, आंख का सबसे बाहरी भाग जो होता है उस पर पतली परत छपी होती है। ये पतली परत होती है, पतली झिल्ली होती है, उसको क्या कहा जाता है, कार्निया। तो प्रकाश किरणें सबसे पहले कहां आती हैं, कार्निया पर। कार्निया अपवर्तित करके प्रकाश किरणों को कहां भेज रहा है, अभिनेत्र लेंस पर। उसके बाद क्या आता है, आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस का काम है जो पुतली को समायोजित करना। फिर इसके बाद आता है कि पुतली का काम क्या है। पुतली क्या करता है, प्रकाश किरणों को समायोजित करके तब यहां भेज रहा है अभिनेत्र लेंस पर। ये जो सामने वाला पोर्शन है, सामने वाला पोर्शन क्या है, यहीं पे हमारा पुतली है। पुतली है तो क्या करते हो, प्रकाश किरणों को समायोजित करके कहां भेज रही है, यहाँ पे। कभी कभी आप देखते होंगे कि अंधेरे में आप कभी जाते हैं तो अंधेरे में अपने आप अचानक आंखें क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो मतलब पुतली ताकि उसको आंख को समायोजित करके बड़ा कर रहा है, ताकि आपको प्रकाश किरण ज्यादा से ज्यादा आपकी आंखों पर पड़े। आंखों पर पड़ने का मतलब सीधे सीधे आपका अभिनेत्र लेंस पर पड़े, ताकि प्रकाश किरणें ढेर सारी कहां पहुंचे, रेटिना पर पहुंचे और आपको वस्तु साफ साफ दिखाई दे। तो इस तरह अंधेरे में आप जाएंगे तो बस जो आंखें बहुत बड़ी बड़ी खुल जाती हैं। जब कभी अचानक आप धूप में जाएंगे तो क्या होता है, ज्यादा प्रकाश होता है तो क्या होता है, तो प्रकाश किरणें वहां पे ऐसी हो जाती हैं ताकि आपकी आंख नुकसान ना करे आपकी आंख को। तो क्या करती हैं, आंखें छोटी हो जाती हैं, यानी पुतली छोटी हो जाती है, अपने आप सिकुड़ जाती है आंखें। तो कम प्रकाश आंख में पहुंच पाता है और तब भी क्या होता है, वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देती है। तो इस तरह होगा आपका आइरिस का काम, कार्निया का काम, पुतली का काम। तो कभी कभी आता है इसके बारे में आपका रेटिना। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। इसमें पक्षाभी पेशियां ये सिकुड़ रही हैं, ज्यादा हो रही कम, यानी कि जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता है, देखिए ये टाइट पकड़ी हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब वक्रता क्या मतलब, इसका फैल जाना या कम हो जाना। इसका गोलापन जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पक्षाभी पेशियां। एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो अभिनेत्र लेंस की है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान सुन लेना कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता किसके द्वारा आप चेंज कर सकते हैं, पक्षाभी पेशियां द्वारा। अगर पक्षाभी पेशियां सिकुड़ गई, मान लीजिए सिकुड़ गई, सिकुड़ गई मतलब ये आपका गोला मोटा हो जाएगा। तो ये गोला मोटा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये ढीला रह गया तो ये अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। देखिए मोटा होने पर क्या हो रहा है, इसकी फोकस दूरी कम हो रही है, लेकिन पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें वस्तु कहीं ना कहीं या तो रेटिना से पहले बनता दिखाई देगा या तो बाद का, उसके पीछे। तो इस तरह कार्यविधि, प्रकाश किरणें जब वस्तु से आती हैं तो सबसे पहले कहां पड़ती हैं, रेटिना पर। रेटिना पर अपवर्तन के पश्चात कहां जाती हैं, आपके अभिनेत्र लेंस पर। अभिनेत्र लेंस इन सब प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, मतलब एकत्रित करके कहां भेजता है, आपका रेटिना पर। इस तरह हमें रेटिना पर प्रतिबिंब जो है साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। अब इस तरह हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि नेत्र दोष। तो नेत्र में दोष जो आपको मेन पढ़ना है, दो है लेकिन तीन चार है, आपको पढ़ना ही है। मेन दो आता है आपका। चल रहे बाबू आगे। हमारे पास नेत्र दोष में आंखों में कोई किसी कमी की वजह से आंखें कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, हमें कुछ वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, कहीं कम दिखाई देती हैं, ज्यादा दिखाई देती हैं, जो भी है जैसा भी दिखाई देती हैं, जो भी, वही क्या है आपका आंख का दोष। यानी आंख की समझन क्षमता कमजोर हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, नेत्र दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, टॉपिक आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में हमको पढ़ना है। कभी कभी लिख कर देता है निकट दृष्टि दोष क्या है, कभी कभी सीधे कह देता है मायोपिया। मायोपिया, तो मायोपिया क्या है या निकट दृष्टि दोष है, दोनों का नाम एक ही है। दोनों नाम क्या है, एक ही है। कहता है क्या है, तो सबसे पहले परिभाषा लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है आंखों का वह दोष
जिसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। वह दोष कैसा होगा? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए पहले परिभाषा हमने लिख दिया, कह क्या रहा है, देखिए आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु क्या है, एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, उसे क्या कह रहे हैं? निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट की दिखाए क्या है, उल्टा हो रहा है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन अगर कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो धुंधली नजर आती है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। यानी ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को, किसी को भी, यानी व्यक्ति हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें क्या है कि अगर नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना दे। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं सामने आपको देख रहा हूं, लेकिन कुछ दूरी पर आप बैठ जाए तो मुझे दिखाई ना दे, तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। अब इसमें कारण आता है कि क्या कारण है ऐसा। तो कारण लिखने के लिए, यानी कि इसका मतलब है, हम पहले लिखेंगे कारण क्या है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर समझाते हैं। थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, इतना हो जाएगा। ये आपका पक्षावी पेशियां बना दे रहे हैं। ये अभिनेत्री लेंस हो गया, कार्निया हो गया। ये आपका मान लीजिए हम रेटिना बना रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है कि जो है नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें कारण आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण तथा निवारण लिखिए। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन आता है हाई स्कूल में, 10th में आपका आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण लिखिए और उसका उपाय यानी निवारण लिखिए। तो उसके बारे में बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। निकट दृष्टि दोष के बारे में पहले लिखना, परिभाषा लिखना आप, फिर उसका कारण लिखना, फिर इसके बाद उसका निवारण लिखना। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश किरणें आती हैं, जो भी प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, वो क्या होता है, यहां से अपवर्तन के पश्चात, देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, यहां पे कारण है, कह रहा है, कारण पहले लिख दे रहे हैं। कारण क्या है, तब फिगर बनाकर आपको दिखा रहे हैं। कारण कह रहा है कि पहला कारण, या तो ये पक्षावी पेशियां क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। पक्षावी पेशियां आपकी क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। देखिए पक्षावी पेशियां या तो सिकुड़ जाए या तो ढीली हो जाए। देखिए दो चीज हो सकती हैं, या तो पक्षावी पेशी सिकुड़ जाए, सिकुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, गोलाकार। ये लेंस जो है अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। जब गोलाकार हो जाएगा तो इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। जब फोकस दूरी कम होगी तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, पहले बन जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसकी पक्षावी पेशियां सिकुड़ जाए, तो सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, ये तो हम लिख दे रहे हैं पक्षावी पेशियां इसमें क्या होती हैं, पेशियां सिकुड़ जाती हैं। जब पक्षावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो इसका मतलब है इसकी वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई। वक्रता क्या हो गई, बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाती है किसकी, अभिनेत्र लेंस की। किसकी लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस की। देखिए कुछ छोड़ मत देना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जब अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी, इसका मतलब है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, देखिए ये वक्रता बढ़ गई तो इसकी फोकस दूरी इतना ही होती है। देखिए इधर इधर प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, तो इसके बीच की प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी हमने बताया था उत्तल लेंस में। तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या हो रही है, घट रही है। तो वक्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी
कम हो जाती है। दो कारण लिखने के लिए आता है, तीसरा कारण हम बता दे रहे हैं। तो दो कारण हो गया, पक्षाभी पेशियां क्या हो रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं, जिसकी वजह से ये अभिनेत्र लेंस क्या हो रहा है, मोटा व गोल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, मोटा और गोल हो जा रहा है। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब हुआ वक्रता इसकी बढ़ गई, और जैसे वक्रता बढ़ गई तो इसकी फोकस दूरी कम हो गई। फिर कह रहा है या तो कह रहा है नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए, व्यास, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। जब नेत्र गोलक का व्यास ये बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, तो इसका मतलब है यहाँ लेंस, अभिनेत्र लेंस और इसके बीच में जो रेटिना है उसके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। मतलब अर्थात नेत्र गोलक, हम नेत्र गोलक रेटिना तथा अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास निकट दृष्टि दोष में है, ये पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जा रही है। देखिए सिकुड़ जाएंगी तो क्या हो गया, सिकुड़ गई, सिकुड़ेंगी तो मतलब एक टाइट हो गई, जैसे टाइट होगी इसका मतलब ये गोला है जो ऐसे ही हो रहा है। तो ये नेत्र गोलक क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। इसमें मतलब नेत्र गोलक के अंदर जो है अभिनेत्र लेंस जो है हमारा फैल जा रहा है। तो मतलब ये मोटा सा गोल हो गया। जब गोल हो जाएगा तो इसका मतलब ये ऐसा आकार हो गया। तो जब इसका आकार बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या है, कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो गई। तो पहला रीजन है कि हमारा निकट दृष्टि दोष में क्या है, कारण क्या है, इसमें पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से नेत्र जो अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जब वक्रता इसकी बढ़ जा रही है तो मतलब इसका फोकस दूरी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। देखिए फोकस दूरी जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो यहाँ फोकस दूरी यहाँ से यहाँ के बीच में थी, यहाँ फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी, अब ये इससे बड़ा हो गया तो क्या हो, फोकस दूरी यहाँ से कम हुई ना, तो फोकस दूरी कम हो गई। दूसरा, या तो अभिनेत्र, ये जो है अभिनेत्र जो हमारे पास नेत्र है, इस नेत्र का जो गोलक है, नेत्र गोलक जिसको आप बोल रहे हैं, ये क्या है, नेत्र गोलक हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि नहीं लिखे, नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए, ये नेत्र गोलक अगर व्यास बढ़ गया, अब देखिए नेत्र गोलक का व्यास बढ़ेगा, ये आपका रेटिना है, ये रेटिना है, ये नेत्र गोलक है। तो इसका व्यास बढ़ गया, मतलब अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। देखिए यहां अभिनेत्र लेंस है और ये रेटिना है, दोनों के बीच की क्या हुई, दूरी बढ़ गई। कब, जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहां बन रहा है, देखिए पहले रेटिना यहां था तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था। अब इस दोष में क्या हुआ कि ये जो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, अब यानी नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया, मतलब ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी जो थी ये बढ़ गई। अब रेटिना यहां चला गया तो मतलब प्रतिबिंब पहले वही इसी जगह पर प्रकाश किरणें अगर आपतित होंगी यानी अपवर्तित हो रही हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना से पहले। तो इसमें पहले चीज आई कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है। तो कारण यही है, पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अभिनेत्र लेंस जो होता है मोटा और गोल हो जाता है, जिससे उसकी क्या है, फोकस दूरी कम हो जा रही है। दूसरा रीजन आप देख लीजिए, हमने 3 पॉइंट लिख दिया उसके लिए। तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अभिनेत्र लेंस और रेटिना इनके बीच की दूरी बढ़ जा रही है। देखिए इसके बीच की दूरी बढ़ गई, तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, रेटिना पर, तो रेटिना आगे खिसक गया, तो प्रतिबिंब जहां पहले बन रहा था प्रकाश किरणें वहीं आकर क्या होता है, अपवर्तित हो रही, मतलब रेटिना यहां पहले था, अब यहां खिसक चुका है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अब रेटिना से पहले। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना से पहले। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रकाश किरणें जो भी आती हैं वो कहां अपवर्तित होती हैं, रेटिना से पहले। यानी प्रतिबिंब कहां बनता है, निकट दृष्टि दोष में, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है आपका। ये था इसका कारण। अब इसको दूर करने के लिए उपाय क्या किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, उसके लिए हमको जानना है। तो पहले आप समझिए निकट दृष्टि दोष क्या था, आप इसके बाद लिखेंगे इसका कारण क्या है। तो फिगर एक बनाएंगे, कारण में आपने लिखा निकट दृष्टि दोष क्या है, उसके बाद समान आंख पे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, सबको पता है। इसके बाद हम कारण लिखेंगे, कारण ये पूरा लिखकर एक फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश किरणें अनंत से आने के पश्चात क्या होती हैं, यहां पर अपवर्तित हो रही हैं, तो ये रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जा रहा है हमारा।
अब हमको दूर करने के लिए, ताकि इसको, इस दोष को दूर किया जाए, कैसे दूर किया जाए, कौन सा लेंस लगाया जाए, उसके कारण जो हमारे पास जो है ये जो है किरणें कहाँ अपवर्तित हो, रेटिना पर, और प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बने, उसके लिए हम दूसरी चीज डालेंगे। आइए अब इसको हम हटाते हैं। अब इसको दूर करने के लिए हमारे पास देखिए क्या रहा है, अनंत से प्रकाश किरणें जो आ रही हैं, सामने रख देंगे अवतल लेंस। ये क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। यहां कह रहा है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो होंगी, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका दूर बिंदु जो है, इसको F मान लीजिए, यह अवतल लेंस है, तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, अनंत से आएंगी, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आंख का दूर बिंदु क्या है, ये दूर बिंदु, आंख का दूर बिंदु है, ये क्या है, दूर बिंदु, किसका, आंख का दूर बिंदु है ये। तो प्रतीत होगा कि प्रकाश किरणें दूर बिंदु से आ रही हैं, और ये जाकर कहां जाएंगी, अभिनेत्र लेंस पर, और यहां से अपवर्तन के पश्चात कहां जाएंगी, रेटिना पर। इस तरह प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर पड़ता है। यानी उपाय, इसके लिए उपाय क्या करेंगे, इसको आप हम लिख दे रहे हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के उपाय। तो क्या लगाएंगे हम, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। देखिए आपके सामने है, तो हमने क्या पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, आंखों का वह दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती, लेकिन है दूर की वस्तु में, कुछ दूरी की वस्तु में हमको साफ दिखाई नहीं देती, ऐसी मतलब ऐसी बीमारी को, या ऐसे दोष को, बीमारी नहीं कहेंगे, आंख का दोष है, तो आंख के दोष को इसे क्या कहेंगे हम, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसमें क्या होता है कि किस कारण जो है इसमें ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, कहां बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था, उसमें क्या था कि पक्षाभी पेशियां सिकुड़ जा रही थी, जिसकी वजह से ये अभिनेत्र लेंस मोट और गोला हो जा रहा, मोटा मतलब मोटा और गोला हो जा रहा था, तो उसकी वजह से इसका वक्रता, इसकी वक्रता जो बढ़ जा रही थी, और वक्रता बढ़ने के कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जा रही थी, और दूसरा कारण क्या था, इस गोलक का व्यास बढ़ जा रहा था, जिससे इसकी और इसके बीच की दूरी बढ़ जा रही थी। कहा इसको दूर करने के लिए उपाय कौन सा है, कह रहा है कि उचित फोकस दूरी का हम क्या लगाएंगे, एक अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस में इसमें लगाने से क्या होता है कि जो अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं, वो अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आंख का जो दूर बिंदु है, ये यहाँ पे आ जाता है, यहां से प्रकाश किरणें नजर आती हैं, आती हुई नजर आती हैं, और यहां से अपवर्तन की आती हैं तो अभिनेत्र लेंस पर पड़ती हैं, तो इससे अपवर्तन के पश्चात कहां जाती हैं, रेटिना पर। इस तरह हमारे पास प्रतिबिंब फिर कहां बना, रेटिना पर बनना शुरू हो गया। तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष, आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं दूर दृष्टि दोष में, चले आइए। दूसरा है आपके पास पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आता है दूर दृष्टि दोष क्या है, तो हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। इंग्लिश में कभी कभी इसको ऐसे लिखाया जाता है, हिंदी में भी लिख देता है हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया लिखेंगे इसकी इंग्लिश, हाइपर मेट्रोपिया। क्या है, हाइपर मेट्रोपिया। तो दूर दृष्टि दोष को ही बोला जाता है हाइपर मेट्रोपिया। तो इसकी पहले परिभाषा लिखें, आंखों का वह दोष, वह दोष जिसमें, आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या कह रहा है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी, आपका जो न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है ना, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की, मतलब कम से नजदीक वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। क्या कहलाती हैं? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब देखिए क्या है। देखिए, दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो दूर दृष्टि दोष नाम से ही है, दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दिखाई दे रहा है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही साफ साफ। तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि अगर हमको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे, लेकिन नजदीक की वस्तु अगर थोड़ी सी नजदीक रख दिया जाए तो हमें वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्यों? देखिए क्या होता है कि इसमें आपकी जो स्वस्थ आंखों की होती है, जैसे हम लोगों को भी आंखें हैं, जो हम लोगों की आंख की न्यूनतम दूरी है कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर देखिए, नजदीक लाइए, देखिए कहां वस्तु, आप ये बड़ी होती जाएंगे तो हमको पूरा साफ नहीं दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि इस दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट से दिखाई दे रही, पूरी साफ साफ बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन एक निश्चित दूरी से कम दूरी पर ला देंगे तो वस्तु हमको नजर साफ साफ नहीं आती है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अब इसके लिए कारण आता है, तो इसमें देखिए फिर हम वही बनाएंगे, नेत्र हम बना रहे हैं। थोड़ा तो गोला नहीं हो रहा है भाई। आइए चलिए बिना गोला के काम चलाया जाए। इसमें क्या हो रहा है? अब जो प्रकाश किरणें आती हैं, देखिए अपवर्तन करके ये पीछे की तरफ, ये जो आपका रेटिना है इससे पीछे की तरफ चला जाता है। देखिए प्रकाश किरणें कहां जाकर आप हो रही है अपवर्तित? यहाँ पे। तो रेटिना के पीछे ये था रेटिना, तो प्रतिबिंब कह रहा है इस दोष में क्या हो रहा है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। देखिए आनंद से प्रकाश किरणें आती हैं अभिनेत्र लेंस पर, अभिनेत्र लेंस से इसको अपवर्तित करके रेटिना के पीछे ले जा रहा है, तो पीछे नजर आ रहा है, तो इसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इसका कारण तो आपका हो गया निकट। दूरदृष्टि दोष क्या है? तो उसकी परिभाषा आपको लिखना है। इसका कारण, कारण क्या हो सकता है? देखिए ये दूर कब जाएगा? या तो जो गोलक का व्यास कम हो जाए, ठीक है ना। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है। पहला कारण हम लिख रहे हैं, ये पक्षावी पेशियां क्या हो जाए? ढीली हो जाए। कह रहा है पक्षावी पेशियां, पेशियां जो है एंसिलरी मसल्स जो हैं वो क्या होती हैं? ढीली हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। पक्षावी पेशियां ढीली होने से क्या होगा? तो अभिनेत्र लेंस जो होता है पतला हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा, ढीली हो जाएंगी तो ये ऐसे इधर की तरफ, दोनों की तरफ से क्या हो जाएगी? दब जाएंगी, तो मतलब अभिनेत्र लेंस क्या हो गया? पतला हो गया। तो अभिनेत्र लेंस पतला होने का मतलब है अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो गई? पहले फैल जा रही थी तो अब क्या हुआ? पतली हो गई। तो क्या होगा? अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम हो गई, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी पहले ये जो थी यहां पे था इसका गोलक, तो दूरी यहां थी तो कम था, अब क्या है? ये इधर की तरफ खिसक गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी बढ़ गई। तो हम कहेंगे वक्रता कम हो जाती है, अर्थात हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसकी? अभिनेत्र लेंस की, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाती है। चौथा, जो नेत्र गोलक का व्यास क्या हुआ? कम हो गया, तभी तो देखिए रेटिना के पीछे फेंक रहा है। तो नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेत्र गोलक का व्यास
कम हो जाता है, अर्थात अभिनेत्र लेंस और रेटिना, देखिए अभिनेत्र लेंस और रेटिना ये व्यास कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दूरी कम हो गई, अर्थात नेत्र लेंस, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो पूरा लिख रहे हैं बाबू, पूरा इसे लिखना, तभी आपको 4 नंबर का आएगा या तो 6 नंबर का आएगा, लॉन्ग आंसर में आता है सब। तो पहला क्या था, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि के क्या कारण क्या है, और इसके उसको मतलब इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, या इसके निवारण के लिए क्या उपाय हैं, तो पूरा आपको लिखना है। तो दूरदृष्टि दोष में आपने कहा कि दूरदृष्टि दोष वह है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको हमने कहा क्या कि दूरदृष्टि दोष है ये। तो इसमें कारण क्या है, कह रहा है कि ये जो है अभिनेत्र लेंस में जो पक्षावी पेशियां होती हैं शिथिल हो जाए, यानी ढीली हो जाए। जब ढीली हो जाएंगी तो मतलब ये ऐसे देखिए, ये ऐसे हो जाएंगी, तो मतलब सामने से पिचक रही हैं, तो थोड़ा सा पतला हो जा रहा है, तो अभिनेत्र लेंस क्या हुआ, पतला हो गया। अभिनेत्र लेंस पतला होने की वजह से इसका मतलब क्या होता है कि इसकी वक्रता क्या हो गई, कम हो गई। जब इसकी वक्रता कम हो गई तो वक्रता कम की वजह से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी फोकस दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी जो यहाँ पे इसकी मतलब है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण क्या है कि जो नेत्र गोलक का व्यास था ये कम हो गया, नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया, तो इसका मतलब पहले अगर यहां था तो ये यहां खिसक गया, तो इसका मतलब ये दूरी कम हो गई। देखिए पहले यहां था रेटिना, तभी तो प्रतिबिंब यहां बन रहा था, अब ये दूरी कम हो गई, तो मतलब ये अभिनेत्र लेंस और क्या है, रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। यही तो कह रहा है, नेत्र गोलक का व्यास कम होने का मतलब ये हुआ कि अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई। तो ये था इसका कारण। और इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, ऐसी दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के पीछे बिंदु पर मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पर आपका एक हो गया कारण। अब कहता है कि इसका उपाय लिखिए, इसको निवारण का उपाय, तो हम उसके लिए भी फिगर बना रहे हैं। तो आइए हम फिगर बनाते हैं। तो दूर करने के उपाय, तो क्या है, दूर करने के उपाय, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के उपाय, उपाय क्या है। अब देखिए ये तो हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कह रहा है कि हम पहले लिख दे रहे हैं, कह रहा है इसे दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा क्या, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो यानी दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक उचित जो है फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें फिगर क्या बनाएंगे, हमारे सामने है, ये मान लीजिए नेत्र है, ये पूरा गोल नहीं हो रहा है, चलिए किसी भी तरह हो, उससे नहीं फर्क है, ये पूरा गोल होना चाहिए, इस तरह नहीं बनेगा। ये पूरा कुछ ऐसे ही रहेगा। चलिए जो भी है, यहाँ पे आपका रेटिना हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका अभिनेत्र लेंस, और ये आपकी पक्षावी पेशियां। कह रहा है अनंत से जो प्रकाश किरणें आएंगी, कह रहा है कि आपको नजर आएगी प्रकाश किरणें जो अनंत से आएंगी,
प्रकाश किरणें अनंत से जो आएंगी, यहां से उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये नॉर्मल बिंदु है, यानी कि आंख का न्यूनतम बिंदु क्या है, निकट बिंदु। आंख का ये क्या है, आंख का निकट बिंदु तो ये अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं, तो यहां से अपवर्तन के पश्चात इसके निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि अभिनेत लेंस पर आएंगी। तो क्या होगा, यहां से अभिनेत लेंस से अपवर्तन के पश्चात जाकर क्या होता है, रेटिना पर मिलती हैं और प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। देखिए, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह दूसरा आप फिगर बनाएंगे तो हमारे पास दूरदृष्टि दोष हो गया। इसका कारण क्या था, इसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वो आपका सामने क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं उत्तल लेंस से टकराएंगी। यहां से अपवर्तन के पश्चात आंख के निकट बिंदु से हमको नजर आती है कि यहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, जो अभिनेत्र लेंस पर आ रही हैं। अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां जाती हैं, रेटिना पर, और इस तरह प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन रहा है। ये हो गए दो दोष। एक दोष आता है आपका, वो भी पढ़ना है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बता देंगे उसको। तीसरा है, वो कभी काल पूछा जाता है, कभी कभी, जरा दूरदर्शिता। आपका तीसरा दोष क्या है, जरा दूरदर्शिता। आज तक पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे आपको, एक टॉपिक ही ह्यूमन आई का, जरा दूरदर्शिता। इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यानी जरा दूरदर्शिता, मतलब जरा जरा, जरा दूर का दिखाई दे, जरा नजदीक का दिखाई दे। मतलब इसका मतलब देखिए, बुढ़ापे में क्या होता है, कभी देखिए आप बुढ़े लोगों, बुजुर्ग लोगों को देखिए, वो ऐसे करके पढ़ते हैं या तो ऐसे देखते हैं। मतलब ना तो उनको साफ साफ दूर का दिखाई दे रहा है, ना तो नजदीक का दिखाई दे रहा है। तो आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो स्पष्ट दूर का दिखाई दे, ना तो स्पष्ट नजदीक का दिखाई दे, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या होता है कि हम लिखते हैं, आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो स्पष्ट दूर का दिखाई दे और ना ही नजदीक का स्पष्ट दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, कह रहा है जरा दूरदर्शिता क्या है, आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर का सही दिखाई दे रहा है, तो ना तो नजदीक का। तो ऐसा किसमें होता है, बुजुर्गों में होता है। उसमें क्या होता है, एक्चुअली जो होती है मांसपेशियां बहुत ढीली हो जाती हैं, इतना ढीली हो जाती हैं कि जो होता है उसे देखने में दिक्कत होने लगती है, ना तो दूर देख पा रहा है, ना तो नजदीक देख पा रहा है। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, जरा दूरदर्शिता। तो कारण क्या है, इसमें क्या होता है, कारण क्या है इसका, कि मांसपेशियां जो हैं, यानी पक्षाभी पेशियां, जिसको मांसपेशियां कह रहे हैं, पक्षाभी पेशियां क्या होती हैं, पक्षाभी पेशियां ढीली हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, हो जाती हैं, अर्थात जीर्ण अवस्था में हो जाती हैं, अर्थात जीर्ण अवस्था में चली जाती हैं, अवस्था में चली जाती हैं, यानी बहुत कमजोर हो गई। क्या हुआ, पक्षाभी पेशियां काफी ढीली हुई, बहुत कमजोर हो जाती हैं। उसकी वजह से जो इसकी पकड़ जो है, आंखों का आकर जो नेत्र गोलक उस पर रह नहीं जाता, तो क्या होता है, उसे ना तो दूर का दिखाई देता है, ना तो नजदीक का दिखाई देता है। इसको दूर करने के लिए उपाय जो है, इसके लिए द्विफोकसी लेंस, इसमें क्या किया जाता है, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस को आप बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो किसका यूज करते हैं,
द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं मतलब अगर दूर देखना है तो दूर देखने के लिए मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला भाग में क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। क्योंकि अभी आपने पढ़ा दूर देखना है तो अवतल लेंस का। और नजदीक देखने के लिए मतलब जो नीचे वाला इसका भाग होता है, नीचे चश्मे का नीचे वाला भाग जो है उसमें कौन सा लगाते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास हो गया ये आपका दोष हो गया जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या है? आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो साफ साफ दूर की दिखाई दे वस्तु इसमें और ना तो नजदीक की साफ साफ वस्तु दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या होता है? पक्षाघ्र पेशियां इतनी ढीली हो जाती है, मतलब जीर्ण अवस्था में चली जाती है कि पूरी खराब हो चुकी होती है, तो इसकी पकड़ जो आंख है नहीं तो गोलक पर उतना रह नहीं जाता है, जो जिसकी वजह से ये आंखें सिकुड़ रही या फैल रही है उस पर वो नहीं रह जाता है। तो इस कारण होता है इसमें। तो इसको दूर करने के लिए क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें दो लेंस लगते हैं। ऊपर अवतल लेंस यानी दूर देखना है तो अवतल लेंस, और कभी देखिए बुजुर्ग लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यानी नजदीक देखना है तो उत्तल लेंस, अगर दूर देखना है तो ऐसे पढ़ा जाता है ना। देखिए तो मतलब हमारे पास क्या है? दूर देखने के लिए अवतल लेंस और नजदीक देखने के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस। इस तरह हमारे पास ये था जरा दूरदर्शिता। एक आता है आपका दृष्टि वैषम्य और वर्णांधता। तो वर्णांधता के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो नेक्स्ट वाली है आपका दोष जो है वर्णांधता। क्या है? नेक्स्ट है आपका वर्णांधता। देखिए इसमें जो चीजें पूछी जाती है मैं वही आपको बता रहा हूं। वर्णांधता जिसको कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। अब इसका देखिए इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हॉर्नर नामक साइंटिस्ट थे। कौन थे? हॉर्नर। ये मनोविज्ञान के हिसाब से है कि कह रहा है इसका मतलब सबसे पहले शब्द का नाम कौन लाया था? हॉर्नर ने इस बीमारी को खोजा था। तो इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है? इसको एक प्रोटीन दोष भी बोला जाता है, प्रोटीन दोष के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में आगे प्रोटीन दोष किसको कहा जाता है? वर्णांधता को। दूसरी चीज इसको डेल्टोनिज्म नाम बोला जाता है, डेल्टोनिज्म। कहा कि कैसी बीमारी है? ये बीमारी है आनुवांशिक बीमारी है। ये क्या है? आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक रोग। ये कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। इन बीमारी आंखों का दोष कैसा है? आनुवांशिक दोष है, जिसकी मतलब हमारे पास जिसका कोई उपाय नहीं है। ये आनुवांशिक रोग होता है। वर्णांधता हमसे हुआ, हमारे बच्चों में होगा, बच्चों से फिर उनके बच्चों में होगा। ये आनुवांशिक रोग है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि क्या कि ऐसे दोष में क्या होता है? वस्तु जो व्यक्ति है वस्तु के कलर को पहचान नहीं पाता है। तो क्या है कि वर्णांधता मतलब कलर डिस्टिंक्शन, इसलिए क्या कलर में विभेद नहीं कर पाता है, यानी रंगों में विभेद नहीं कर पा रहा है, उसको पहचान नहीं पा रहा है। सबसे ज्यादा क्या होता है? हरा को लाल समझ लेता है, लाल को हरा समझ लेता है। तो कलर को नहीं समझ पा रहा है, कलर को नहीं पहचान पा रहा है, तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? वर्णांधता कहा जाता है। यानी आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। हम लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, आंखों का वह दोष, आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है मतलब, तो उसको क्या कहेंगे? वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? कह रहा है कि जिसमें व्यक्ति कलर को नहीं पहचान पाता है, कौन सा लाल है, कौन सा हरा है, कौन सा नीला है, कौन सफेद है, मतलब ज्यादातर उसको एक ही कलर नजर आता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा इसमें होता है? लाल कलर को नहीं, लाल और हरे में नहीं विभेद करता सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा दिक्कत उसको किसमें होती है? सबसे ज्यादा पहचानने में दिक्कत किसको होती है? सबसे ज्यादा प्रभाव किस रंग का होता है इसमें? लाल और हरा। लाल को हरा समझ लेता है, हरा को लाल समझ लेता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें देखने को मिलती है उसको?
लाल और हरे कलर में। तो यानी कलर को नहीं पहचान पा रहा है, रंगों में विभेद नहीं कर पा रहा है, रंगों को नहीं पहचान पा रहा है, तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे, ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, वर्णांधता। ये कैसी बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये था आपका वर्णांधता। ये इसमें ये मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने आप संचरित होती रहती है। तो ऐसे में ऐसे दोष के लिए हम कोई चश्मा वगैरह नहीं बना सकते। इसमें क्या है, ये लगातार जो है अनुवांशिक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता चला जाएगा। ये आपका था वर्णांधता। और एक छोटी सी बात है, उसमें एक छोटा सा दोष है जिसको बोला जाता है दृष्टि वैषम्य। चलिए आइए कर रहा है। नेक्स्ट है जो लास्ट आपका टॉपिक इसमें आज का है, वह है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य इंग्लिश में बोला जाता है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म देखिए, कभी कभी काल देखिए क्या होता है, आंखों को थोड़ा सा रगड़ दीजिए, हल्का सा रगड़ दो, तो आपको कुछ वस्तुएं जो सामने नजर आएंगी तो धुंधली ऐसे ऐसी उल्टी पुल्टी, यानी इधर से दिखाई देगी ना, ऊपर वाली सही से दिखाई नहीं देती है, लगता कि ये इधर उधर तिरछी नजर आ रही है। यानी आपको वस्तु ये जो गोल है, ये गोल ना बल्कि ऐसे दिखाई देंगी, यानी ऊपर कुछ टेढ़ी मेढ़ी नजर आएंगी। तो इस दोष में क्या होता है, आपको ना तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज वाली वस्तु हमको क्षैतिज रेखा पे जो रखी वस्तु वो नहीं दिखाई दे रही, वर्टिकल भी टेढ़ी नजर आ रही है, देखिए। और इसको बोला जाता है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसको कहा जाता है वर्टिकल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो आंख को रगड़ देंगे तो थोड़ी सी ऐसे होता है ना, थोड़ी सी कर दो, देखो अभी अचानक आपको ऐसे कर देंगे तो क्या, कार्निया थोड़ी डिस्टर्ब हो जा रही है। क्या हो रही है, कार्निया डिस्टर्ब हो जा रही है। जिसको गोल कार्निया का गोल है, तो कार्निया गोल नहीं रह जाती, यानी कार्निया डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से प्रकाश किरणें अंट-संट जा रही है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो आपको क्या होता है, ना तो साफ साफ ऊर्ध्वाधर दिखाई देता है, ना तो साफ साफ क्षैतिज रूप में कुछ दिखाई देता है, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या है कि हम लिखेंगे क्या, कभी कभी कार्निया के डिस्टर्ब होने के कारण कार्निया पूर्ण रूप से गोल नहीं रह पाती, जिसकी वजह से हमें ना तो ऊर्ध्वाधर की वस्तुएं और ना ही क्षैतिज की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती हैं। इस दोष को दृष्टि वैषम्य कहते हैं। देखिए, तो कह क्या रहा है कि दृष्टि वैषम्य क्या है, यानी एस्टिग्मैटिज्म। कभी कभी कार्निया पूर्ण रूप से गोल नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से हमें ना तो ऊर्ध्वाधर ऊपर वाली बस नजर साफ आती है, किरणें नजर आती है, ना तो क्षैतिज वाली, यानी कि ये पोर्शन देखिए, हम जा रहे हैं, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, यानी कि इसके बीच में जो हमें वस्तुओं की नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दोनों साफ साफ नजर नहीं आता। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, एस्टिग्मैटिक में, यानी दृष्टि वैषम्य। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्निया डिस्टर्ब हो जाती है, जो गोल होनी चाहिए वो पूर्णतः गोल नहीं रह जाती। हम दिखाई दिया आपको कि इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नजर आ जाता है, तो प्रकाश किरण की इधर 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 तिरछी चारों तरफ फैल जाती हैं, तो यानी ऊर्ध्वाधर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, और ना तो नदी का मतलब क्षैतिज वाला। तो इसके लिए उपाय कौन सा है, उसको दूर करने के लिए उपाय क्या है, हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। कौन सा, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने आज पढ़ा बाबू कि हमारे पास मानव नेत्र, उसकी कार्यविधि क्या है, एक वाला एक क्वेश्चन आ गया।
दूसरा क्वेश्चन, दृष्टि दोष में कौन कौन सा, निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है, उसके उपाय क्या है। दूसरी क्या है आपका दूर दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण क्या है और उसके उपाय क्या है। इसके बाद आप वर्णांतता पढ़े, दृष्टि वैषम्य आपने पढ़ा, जरा दूरदर्शिता पढ़ा। इस तरह ये पूरा टॉपिक आज आपके सामने हमने प्रेजेंट किया, यानी प्रेजेंट किया आपके सामने पूरी तरीके से समाप्त। और बढ़िया से आप पढ़ के जाइए बाबू, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इस तरह हम अपने वीडियो में पूरा तरह से आपको समेट कर रख दिए हैं। एक बार इस वीडियो को देखिए, आराम से पूरा पेपर आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके आएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और इसके साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू।